जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों क्लास 11th हिस्ट्री का जो है हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और 5वां चैप्टर भी हम कर रहे हैं, जिसमें जो है पिछले वीडियो में मैंने इसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया था और आज फिर से मैं जो है इसका आगे का आज 20 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। दोस्तों मैं जितने भी सारे क्वेश्चन कराती हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको जो है आपके एग्ज़ाम में यहीं से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप जो है चैप्टर वाइज जो है आप ये वीडियो भी देख लीजिए और जो आप अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो टोटल 60 है तो आज हम 21 से जो है आपका 40 तक जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से। पहला क्वेश्चन है, अरवाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए है ब्राज़ील में, बी मैक्सिको में, सी कैरिबियाई द्वीप समूह में, डी पेरू में। तो अरवाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो कैरिबियाई द्वीप समूह में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, जेबी प्रिस्टले या न्यूटन ने? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सिद्धांत प्रतिपादित किए थे कोपरनिकस ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिछला जन्म, पुनर्जन्म, बुद्धिजीवी, अंधकार युग। तो रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पुनर्जन्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ऑस्ट्रेलिया। तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया? तो वो इटली में आया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं? ऑप्शन ए है मूर्तियाँ, बी चित्र, सी मुद्रित पुस्तक, डी सभी। तो 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के स्रोत ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 है, नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है यथार्थवाद की ओर, बी मानवतावाद, सी तर्क की प्रधानता, डी उपयुक्त में से सभी। तो नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन है? तो हो जाएगा डी सभी, यथार्थवाद की ओर, मानवता और तर्क की प्रधानता। अगला प्रश्न है, नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। ऑप्शन ए है वेनिस, बी फ्लोरेंस, सी जेनेवा, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, वेनिस, फ्लोरेंस और जेनेवा। अगला प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण से इनमें से क्या फायदा हुआ? तो यूरोप में पुनर्जागरण इनमें से क्या फायदा हुआ था? मानवतावाद का प्रसार से मनुष्यों के लिए साहित्य की रचनाएं तथा कलाकृतियां मुख्य विषय बन गई। ऑप्शन बी अंधविश्वास का अंत हुआ, सी आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ, डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैकवर्ट वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? तो जैकब वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे स्विट्जरलैंड की बेसेल विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, लियोपोल्ड वान राके कौन थे? ऑप्शन है फ्रांसीसी इतिहासकार, बी जर्मन इतिहासकार, सी पुर्तगाली इतिहासकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो लियोपोल्ड वान राके जो थे वो जर्मन इतिहासकार थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैकब वर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताएं। ऑप्शन है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, द इटली रेनेसा, सी सिविलाइजेशन इन इटली, डी उपयुक्त में से कोई। तो जैकब वर्कहार्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था वो था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित हुई? 1850 में, बी 1860 में, सी 1868 में, डी 1865 में। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन बी 1860 में। अगला प्रश्न है, पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई थी? ऑप्शन ए 1341 में, बी 1346 में, सी 1347 में, डी 1349 में।
तो पेट्रार्क को रोम में राजकवि की जो उपाधि दी गई थी वो 1341 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रार्क का स्थायी निवास नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है वेनिस, बी फ्लोरेंस, सी जेनेवा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेट्रार्क का जो अस्थायी निवास नगर था वो कौन था? तो ऑप्शन बी फ्लोरेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वीं सदी में इटली में कौन से विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे? इटालियन विश्वविद्यालय, पाडुआ और बोलाविया विश्वविद्यालय, विधि शास्त्र विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। 11वीं सदी में इटली में जो है वो आपका पाडुआ और बोलविया विश्वविद्यालय जो है विधि शास्त्र के अध्ययन का जो है वो केंद्र था। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रूसो, बी दांते, सी अरस्तु, डी मार्क्स। तो डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार जो है वो दांते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था? ऑप्शन ए फ्लोरेंस, बी पाडुआ, सी वेनिस, डी रोम। तो पुनर्जागरण काल में इटली का जो सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर था वो था फ्लोरेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? ऑप्शन ए दांते और जोटो कलाकार, बी रूसो, सी अरस्तु, डी गांधी जी का। तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में जो किन लोगों का हाथ था तो वो था आपका दांते और जोटो कलाकार का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा कि जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए? ऑप्शन ए है भावनाओं के चित्र बनाए, ऑप्शन बी है जीते जागते रूप चित्र बनाए, ऑप्शन सी ईश्वर के चित्र बनाए, डी इनमें से कोई नहीं। तो जाटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे? तो जाटो ने जो है वो आपका जीते जागते रूप चित्र बनाए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे, किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है 10वीं से 11वीं सदी को, ऑप्शन बी है 11वीं से 12वीं सदी को, ऑप्शन सी है 5वीं से 9वीं सदी को, ऑप्शन डी है 14वीं से 7वीं सदी को। तो किन शताब्दियों का अंधकार के युग से नाम के जाना जाता है? तो वो जाना जाता है 5वीं से 9वीं सदी को। तो दोस्तों आपका जो है 20 में से कितना नंबर आए ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों देख सकते हैं इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।